टीवी मैं हूं पिनाज त्यागी। पहलगाम आतंकी हमले को आज 12 दिन पूरे हो गए हैं। आज की रात पर हर हिंदुस्तानी और पाकिस्तान की सेना की आवाम की निगाहें टिकी हुई हैं। आज की रात क्या कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसा सोचने की वजह है उरी पुलवामा का बदला भी 13 दिन के अंदर अंदर ही ले लिया गया था। आज 12 दिन बाद भारत और पाकिस्तान से आने वाली खबरों को अगर आप देखेंगे तो युद्ध का नतीजा क्या होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। भारत से क्या खबर आई? हमने अपनी आयुध की फैक्ट्रियों की छुट्टियां रद्द कर दी, मतलब गोला बारूद का हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। कल नेवी चीफ पीएम से मिले, आज एयरफोर्स के चीफ के साथ एक लंबी मीटिंग हुई और पाकिस्तान से कैसी खबरें आ रही हैं जरा वो भी सुनिए। उसने अपना गोला बारूद यूक्रेन और इजराइल को बेच दिया। अपनी बर्बाद इकोनॉमी को बचाने के लिए पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां गोला बारूद की सेल लगा रही हैं। बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 घंटे यानी सिर्फ 4 दिन लड़ने की कुव्वत है। मतलब अगर जंग होती है तो जंग के मैदान में पाकिस्तान 4 दिन का मेहमान होगा। इसलिए पाकिस्तान पैनिक मोड में है। कल पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। तो क्या पाकिस्तान से कल्पना से परे बदला लेने का यह सही समय है? और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, स्वागत कीजिए उनका। हमारे साथ पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर दीपक वोरा जी भी हैं। हमारे साथ एयर मार्शल संजीव कपूर जी भी मौजूद हैं वायुसेना से। रिटायर्ड कॉमोडोर अनिल जयसिंह भी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल इस वक्त सबके जहन में, हालांकि वॉर जो है वो बताकर स्टूडियो में और ऐलान करके नहीं लड़ी जाती है, लेकिन सबकी निगाहें, सबकी जो सोच है वो एक ही तरफ जा रही है दीपक वोरा जी, कि आज रात, क्योंकि आज वही रात है 12 और 13 दिन की, क्या आज रात कुछ बड़ा होगा, बदला पूरा होगा, कल्पना से परे होगा? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया है। आपके शानदार चैनल में शरीक होने का बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत अहम प्रश्न पूछती हैं, डर लगता है जवाब देने में। वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर। देखिए, मैं आपसे आप जो यहाँ मौजूद हैं सब एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरे गुरु के गुरु का नाम सुना है ना, उसको कौटिल्य या चाणक्य भी कहते थे, नाम आप सबने सुना हुआ है। उसने क्या कहा था, जब कोई इस तरह की स्थिति हो तो 4 कदम आपको उठाने चाहिए। पहला कदम होता है साम, दूसरा होता है दान, तीसरा भेद, चौथा दंड। अब देख लीजिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। सान का मतलब होता है परसुएशन, वो हम डिप्लोमैट्स करते हैं। 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 180 से हम बातचीत कर चुके हैं, बता चुके हैं कि देखिए ये है, ये हमारे सबूत हैं। 2 जिनसे हम बात नहीं करते, एक तो पाकिस्तान खुद ही है और दूसरा वो क्या है, वो टिंग टोंग पिंग पोंग डिंगलिंग टिंगलिंग का जो देश है, कैसे उसको कहते हैं मैं भूल जाता हूँ नाम उसका, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये होता है साम परसुए। दूसरा होता है दान। दान का मतलब होता है इकोनॉमिक मेजर्स। हमने इनको बिल्कुल अकेला कर दिया है। इनके पास पैसे नहीं है खाने को, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये हमारी कूटनीति बहुत सक्सेसफुल है। तीसरा होता है भेद। भेद का मतलब होता है इंटेलिजेंस ऑपरेशन। जो दूसरा देश है उसके अंदर आप फूट पैदा करिए। आप जानते हैं कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, फूट वहाँ पर पड़ चुकी है। और अंत में होता है दंड। मैं आपको इंडस वाटर ट्रीटीज़ के बारे में जो हमने अबेयंस में रखा इतना बता देता हूँ। लोग मुझसे कहते हैं एक नदी का पानी बंद करने से क्या होगा, वो बेवकूफ़ लोग हैं, पढ़े नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक नदी के लिए नहीं है, सिंधु के लिए नहीं है, 6 की 6 नदियों के लिए है। और जब हम 6 की 6 उसका पानी बंद कर देंगे, मेरी बात मान लीजिए, ये काबिलियत भारत के पास है। 74 साल की मेरी उम्र है और मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। हमें जिस दिन आदेश मिला बहुत जल्दी हम पानी रोक देंगे, वो प्यासे मर जाएंगे। ये अब उनको इस बात का एहसास हो रहा है। तो अभी क्या है मैम, मैं समाप्त करता हूँ। जितने उनके लीडर्स हैं हर बार वो न्यूक्लियर धमकी देते हैं। वो उनसे पूछिए आप जाके कि साहब चाय पियोगे या कॉफ़ी। एक होता था उनका मंत्री, न्यूयॉर्क में मेरे साथ काम करता था, सर चाय लेंगे कॉफ़ी, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। मैंने कहा सर मैं पूछ रहा हूँ कितनी चीनी लेंगे अपनी कॉफ़ी में, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार है। पागल हो गए हैं ये लोग। न्यूक्लियर हथियार हैं तो रखो अपनी अम्मा के, अपनी खाला के घर में जाके उनको सजाओ, उनकी पूजा करिए। बेसिक इशू टुडे इज मैम, कुछ लोग ये समझ रहे हैं, क्योंकि हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। जब आप इनसिक्योर होते हैं तो आपका रिएक्शन अलग हो। उनका राजदूत जो वॉशिंगटन में बैठा है, वॉशिंगटन का नाम सुना है ना, अमेरिका की राजधानी, तो वो कहता है हम तो भारत से लड़ ही नहीं सकते, हमारी पिटाई होगी, मेरे चाचा डोनाल्ड ट्रंप हमको बचा लो। फिर उनका डिफेंस मिनिस्टर यहाँ कहता है मैं लड़ूंगा, मैं शेर हूं, और टाइगर तू घर के अंदर छुप के तो कहता है मैं शेर हूं। कुछ नहीं मालूम इनको क्या हो रहा है। पार्लियामेंट का इनका सेशन होता है, वहां पे उनकी भाषण सुनिएगा, हाँ जी बढ़िया आगे चलिए,
वो पूछते हैं कहाँ आगे बढ़े, बढ़ो ना, कहाँ बढ़ो, हाँ जी बढ़ो ना। कुछ नहीं इनको मालूम है क्या हो रहा है, ये मैं जानता हूँ, मैं तो रहा हूँ उस एरिया में। तो मेरा आप लोगों से बेटा, जो यहाँ पे भारत की शान मेरे सामने बैठी है, आपसे यही अनुरोध है, ये जो फॉल्स प्रोपोगेंडा होता है ना, इस पे मत भरोसा करिए, अपने आप पर भरोसा करिए, आपके देश पर भरोसा करिए। संजय शुक्ला, ऐसा क्या करें जो कल्पना से परे हो और जिससे आका भी खत्म हो? और आका कौन है ये सब जान चुके हैं। तो धन्यवाद पिनाज, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। देखिए, जो पहलगाम में जो ये 22 अप्रैल की कायराना आतंकी हरकत की गई, उसके संदर्भ में मैं 4-5 मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। सर्वप्रथम देखिए, इस हमले ने बेरहमी और बर्बरता की हदें पार कर दी। रिलीजियस टारगेटिंग, कम्युनल टारगेटिंग, धर्म के आधार पर क्रूर निर्दयी हत्याएं। आप सबको पता है, पिताओं को उनके बच्चों के सामने गोलियों से भून दिया गया। हनीमून्स जो थे वो अंतिम संस्कार में तब्दील कर दिए गए। जो मृतक पर्यटकों के जो पार्थिव शरीर थे, मॉर्टल रिमेन्स, वो देश के कोने कोने में पहुंचे। गुजरात, केरल, कर्नाटका, मतलब कोई ना बचा। तो ये जो हमला, ये जो आतंकी हमला है, ये हमारे धर्मनिरपेक्षता के ताना बाना पर एक घातक वार है। इट इज़ एन असॉल्ट ऑन आवर सेक्युलर फैब्रिक। ये विशाल चुनौती है भारत और भारतीयता के समक्ष। इट इज़ अ चैलेंज टू द फसाड एंड सब्सटेंस ऑफ इंडियन पावर। भारत की शक्ति को चुनौती है। इसलिए या फलस्वरूप भारत के पास, जैसे बोरा साहब ने कहा, अब कोई विकल्प है ही नहीं सिवाय इसके कि जवाबी कार्रवाई हो। और ये कार्रवाई, अब जो आप कह रही हैं ना, कल सुबह परसों सुबह, ये कार्रवाई जो है बहुत ही विवेकपूर्ण हो, समझ बूझ के, लेकिन प्रबल हो। सो द टाइम ऑफ स्ट्राइक हैज़ टू बी चोजन। इट कैनॉट बी क्राउड सोर्स्ड कि साहब आपने कह दिया और कल सुबह हमारे जेट्स चले गए। तो ये समय है धैर्य का, सब्र का और दृढ़ता का। जैसे वोरा साहब ने कहा, बड़े कदम उठाए गए हैं, इंडस वाटर ट्रीटी, वीज़ाज, हवाई क्षेत्र का बंद करना, ये वो। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरी राय में, इस बार जो ये जवाबी कार्रवाई का केंद्र बिंदु होगा, द सेंट्रल फोकस हैज़ टू बी, जिसे मैं कहता हूँ, कैलिब्रेटेड मिलिट्री काइनेटिक्स। मतलब क्या है इसका, कि जो अब कार्रवाई हो वो नपी तुली हो, सैन्य कार्रवाई हो। और जैसे मैंने कहा कि ये भारतीय शक्ति प्रदर्शन का क्षण है, बिकॉज वी हैव बीन चैलेंज्ड। ये भारतीय शक्ति प्रदर्शन का क्षण है। अब इसका उद्देश्य क्या है और इसकी रूपरेखा क्या होगी इस कार्रवाई की? तो देखिए, उद्देश्य पाकिस्तान की ये जो सामरिक प्रणाली है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक सिस्टम, इसकी बागडोर हम सबको पता है, पाक ISI, पाक आर्मी, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके हाथ में है। और ये एक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एक स्ट्रेटेजिकली ऑब्ट्यूज तबका है, एक मंद बुद्धि का वाला तबका है। और जो 16 अप्रैल को ये जो तकरीर की थी आसिम मुनीर साहब ने, जिस पे उन्होंने जिक्र किया था 2 नेशन थ्योरी, हिंदू मुस्लिम की भिन्नताएं गिना रहे थे, बात कर रहे थे कश्मीर की, ये घटिया बातचीत थी। और उससे ये स्पष्ट है कि ये इस आतंकी तबके के मुखिया जनरल आसिम मुनीर हैं। तो जो हमारा जवाबी कार्रवाई है, जो हमारी टारगेटिंग एरे है, जिस तरह हम टारगेट्स को चुनेंगे, ये वो पाक आर्मी, ISI और इस टेरर इकोसिस्टम के इर्द गिर्द होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। मकसद क्या है कि पाकिस्तान का ये जो टेरर इकोसिस्टम है, इसकी सोच से, स्मृति चिन्ह से, माइंड स्पेस से आतंक को और आतंकी ख्यालों को हमेशा के लिए निकाल देना। टू बैनिश द थॉट ऑफ टेरर एज ए टूल ऑफ पाकिस्तानी स्टेट क्राफ्ट। मतलब अगली बार जब ये साजिश करें कि साहब हम 5-6 आदमी भेजेंगे इस तरह की घटना करने के लिए, तो इनको याद आए कि इस बार इतना बड़ा और इतना प्रबल हमला हुआ था कि इस सोच को वो 2-3 साल के लिए टाल दें। दिस इज, जिसे कहते हैं इंग्लिश में, री एस्टैब्लिशिंग डेटरेंस, निवारण का पुनर्निर्माण। ये होगा ये मकसद। अब इसकी रूपरेखा देखिए, अनेक विकल्प हैं डोमेन्स के माध्यम से, ज़मीनी, हवाई, समुद्री,
स्पेस, ईडब्ल्यू, साइबर, इंस्ट्रूमेंट्स के चयन में, स्पेशल फोर्सेस, एयर पावर, सबमरीन्स, मिसाइल्स, आप देखिए तो हमारी शक्ति क्या है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है हमारे पास, उसके पास एक भी नहीं है। न्यूक्लियर की बात करता है, हमारा जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो समुद्र में है, उसके पास है ही नहीं न्यूक्लियर ट्रायड। हवाई जहाज़ों की तो बात मत करें, रफाल्स, ये वो, तो हमारी शक्ति काफ़ी है। एस्केलेटरी लैडर के नज़रिए से युद्ध के दायरे, उसके गति पर अंकुश किस तरह से किया जाए, उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से किया जाए। अब ये सब जो है ये जनरलशिप के दायरे में आते हैं, जिसे कहते हैं ऑपरेशनल आर्ट। युद्ध कौशल के दृष्टिकोण से कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएशन का कब हो, आरंभ कब हो, जी। कल परसों। अब आप देखिए, मैनेक्शॉ मॉडल था, फील्ड मार्शल मैनेक्शॉ ने 71 में इंदिरा गांधी जी को बोला 9 महीने बालाकोट फोर्टनाइट के अंदर, टेरर स्ट्राइक्स हफ्ते में, हो सकता है कल 2:30 बजे हो जाए सुबह और हो सकता है 8 महीने के बाद हो। बट ये कॉन्फ्लिक्ट इनिशिएशन, दीज आर मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, इस पे गहरी सोच, चिंतन मंथन होगा। फ्लैंक ऑफ डिसीजन, निर्णायक कार्य क्षेत्र कौन सा होगा, जमीनी, हवाई या समुद्री, तो इस पे चर्चा होगी, हो रही होगी अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आरएम, प्रधानमंत्री जी के बीच, और ये सब चीजें उनके दिमाग में होंगी बस, और किसी को इनके बारे में पता नहीं लगेगा। स्ट्रेटेजिक बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए, भाई एलसी नहीं एलएसी पर भी चीन बैठा है। तो ये सारे गंभीर मसले हैं जिन पे विचार विमर्श होगा, गहरा चिंतन मंथन होगा, और एक उपाय चुना जाएगा, द फाइनल ऑप्शन, जिसे कहते हैं विच शुड बी मैक्सिमाइज फॉर लिथैलिटी एंड डी रिस्क फॉर एग्जीक्यूशन। तब तक, जैसे वोरा साहब ने कहा, पाकिस्तान तड़पेगा इस डर से कि कौन सा विकल्प, कौन सा उपाय कब आएगा। कल 1 महीने बाद ही इज ऑन स्ट्रेटेजिक टेंटर हुक्स, तो उसको तड़पने दो। पहल उसने की है, जवाब हम देंगे। द इंडियन स्टॉर्म इज कमिंग, लेट आसिम मुनीर वंडर व्हेन, वेयर, हाउ। ये जो है, जो मौजूदा स्थिति है, इसके जो प्रमुख पहलू हैं, मेरी राय में ये इसका आंकड़ा है। बहुत सही सर, बहुत बारीकी से आपने समझाया, और सरप्राइज एलिमेंट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सवाल बार बार घूमकर यही आता है कि भाई किस तरह से होगा, क्योंकि अगर हम देखें सर, क्या वायुसेना की तरफ से भी आज लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, नेवल चीफ से मुलाकात हुई थी, तो लोग सोच रहे हैं कि क्या मल्टीपल स्ट्राइक, मल्टी फ्रंट स्ट्राइक, ऐसा भी कुछ हो सकता है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सी, ये एक चेस की गेम है जो पिछले 2-3 साल से युद्ध हो रहे हैं। 2022 से पहले दुनिया में जो भी युद्ध हुए, वो युद्ध 10-15 दिन के अंदर अंदर उसकी मेन हो जाता था। उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी मीडिएट करती थी एंड सम सॉर्ट ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज वाज ड्रॉन। तो जो सोच थी दुनिया की कुछ साल पहले तक कि युद्ध छोटे होंगे, निर्णायक होंगे और स्विफ्ट होंगे, बट 1100 दिन हो गए रशिया यूक्रेन युद्ध को, 1.5 साल से ऊपर हो गया है इजरायली युद्ध को, एंड अभी भी वो कहीं भी नहीं आ रहा है कि ये युद्ध कहीं ख़त्म होने वाला है। तो भारत अगर उलझता है और ये किसी कारणवश से विदेशी मदद से ये युद्ध बढ़ता है, तो हमारे पास एक क्षमता होनी चाहिए इसको आगे ले जाने का। अगर हम चेस बोर्ड पे एक चाल चलते हैं तो दूसरी चाल चलेगा, हमारे क्या ऑप्शंस होंगे, फिर अगर हम वो ऑप्शंस लेंगे तो वो क्या कर सकता है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए इस वक्त पे पूरी रणनीति बन रही होगी। आज से 20वीं चाल पे क्या हमारे पास वो स्थिति है, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं और इस हिसाब से निर्णय लिया जाता है। और जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने बोला है कि इट विल बी ए सरप्राइज एलिमेंट, नोबडी नोस, मतलब स्टूडियो में तो क्या किसी को भी नहीं मालूम इस वक्त कि कब स्टार्ट होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, कौन सी सर्विस लीड करेगी, कंबाइंड होगी, आइसोलेटेड होगी, बट इट विल हैपन एंड द स्केल वुड बी इन द एस्केलेटरी मैट्रिक्स। जैसे हम कहते हैं, जब एस्केलेटरी होगी, जब बढ़ेगी, तो उसमें कहाँ तक हम चोट देंगे, उसके बाद उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, उसको ध्यान में रखते हुए प्लान की जाए। जाहिर सी बात है कि हमें दुश्मन की पलटवार के लिए भी तैयार रहना होगा, लेकिन सवाल यह है कि 100 घंटे में क्या ये युद्ध खत्म हो सकता है? 100 घंटे में क्या होगा, हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना के पास गोला बारूद खत्म हो चुका है।
तो क्या इस बार समंदर के रास्ते, कॉमोडोर सिंह, क्या इस बार समंदर के रास्ते, क्योंकि समंदर में बहुत हलचल है, बदला समंदर से होगा? सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी, एयर स्ट्राइक हो चुकी, समंदर की हलचल और जो तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, क्या वो इशारा कर रही हैं? देखिए, जो समुद्री शक्ति है हमारी भारत की, वो एक हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। जहाँ तक पाकिस्तान की नौसेना का और हमारी नौसेना का मुकाबला है, उसमें दोनों में कोई मुकाबला नहीं। हमारे पास 150 के करीब बड़े जहाज़ हैं, उनके पास 50 भी नहीं। हमारे पास 17 पनडुब्बियाँ हैं, उनके पास 3 या 4। तो अगर हम दोनों फोर्सेस को देखें, दोनों सेनाओं को देखें, नौसेनाओं को, तो दोनों में कोई मुकाबला नहीं है। हमारी नौसेना बहुत बड़ी है उनकी नौसेना के कंपैरिजन में। हम क्या कर रहे हैं? हमारी फ्लीट, हमारा जो बेड़ा है, वो उत्तरी अरब सागर में एक्सरसाइज कर रहा है अभी। सी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि 12 मील तक आपका टेरिटोरियल वाटर होता है। 13वीं मील हाई सीज होती है। उस पे आप क्या करें, कोई और नहीं कह सकता कि आप यहां क्यों आ गए 13 मील हमसे। 12 मील के अंदर नहीं आना है बस। जब थल सेना जब बॉर्डर पे मोबिलाइज होती है, तो ये एक होस्टाइल इंटेंट दिखता है कि भाई कुछ करने जा रहे हैं। इसी तरह जब हवाई जहाज बॉर्डर के पास एक्सरसाइज करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी एयर स्पेस वायलेट हो जाएगी। वो भी एक होस्टाइल इंटेंट नजर आता है। नौसेना हमारी हमेशा ही वहाँ एक्सरसाइज करती है, कोई नई बात नहीं कर रही। हम हमेशा उत्तरी अरब सागर में एक्सरसाइज करते हैं, वो ही कर रहे हैं। तैयारी हमारी ज़्यादा है, वो हमेशा रहती है। नौसेना हमेशा तैयार रहती है ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि कब लड़ाई शुरू हो जाए और जहाज़ उस टाइम कहाँ हो, इतना टाइम ना हो कि वापस आके फिर जा सकें, तो उनको हमेशा तैयार रहना होता है। तो पहला तो ये है कि हम वहाँ पे अगर पूरी अपनी पश्चिमी बेड़ा अकेला ही पाकिस्तान की नौसेना के लिए काफ़ी है। पूर्वी बेड़ा के आने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या कर सकते हैं इस बेड़े के साथ? 3 चीज़ें कर सकते हैं। पहली बात, हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली चोक कर सकते हैं, उनका ट्रेड आना बंद हो जाए कराची रूट से। जी हाँ, कारगिल में हमने ये किया था। एक भी नौसेना ने एक गोली नहीं फायर की, पर पाकिस्तान को घुटनों पे ले आए थे इकोनॉमिकली। उनका तेल खत्म हो रहा था। आपने कहा 100 घंटे का उनके पास अभी उनके पास जो वहां से रिपोर्ट यही आ रही है कि सब बेच जो भी हो, चुके हैं। 100 की नहीं भी हो, ज़्यादा भी हो, इतनी तो है नहीं कि वो इंडेफिनिटली लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हम उनकी इकोनॉमी को चोक कर दें, और उनके पास उनकी अपनी जो मर्चेंट फ्लीट है, जो यातायात के जो जहाज़ होते हैं, वो उनके पास बहुत कम है। इसका मतलब बाहर के जहाज़ों से उनका सामान आएगा। आप ऐसा सिचुएशन वहाँ क्रिएट करिए, एक्सक्लूजन जोन बनाइए कि बाहर के जहाज़ आना ही मना कर दें, बोले हम नहीं जाना चाहते, वहाँ खतरा है हमारे जहाज़ों को और देशों के जहाज़। तो आप एक तरीके से तो इकोनॉमिकली ऐसे चोक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप नौसेना टू नौसेना आपका युद्ध हो। हमने जैसे 71 में किया था, कराची को आग लगा दी थी, उनके जहाज़ों को डुबा दिया था। पूरे मकरान कोस्ट पे हम हावी हो गए थे। पूरा सी कंट्रोल हमारे पास था अरब सागर का, वो कर सकते हैं। फिर उनकी नौसेना कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ सर, उनकी नौसेना को अगर हम देखें, अगर कंपैरिजन भी करें, तो फ्लीट स्ट्रेंथ भी उनकी हमारे सामने कहीं नहीं ठहरती है। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर उनके पास है ही नहीं, डिस्ट्रॉयर नहीं है, तो फिर वो ठहरेंगे तो कहाँ ठहरेंगे? तो नौसेना यही करती, नौसेना इतनी चोट देगी उनकी नौसेना को कि थोड़े दिन के बाद वो नौसेना बाहर ही नहीं आएगी। कराची 71 में यही हुआ था, जब पहला अटैक खत्म हुआ, दूसरा अटैक हम माउंट करने जा रहे थे, उन्होंने अपने जहाज़ों को आदेश दिया कि आप बंदरगाह से बाहर ही मत जाइए। तो इतना उनको दबा दिया था। तीसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, अब हमारे पास तब नहीं थे, अब हमारे पास लैंड अटैक मिसाइल्स हैं। हम एक नया फ्रंट खोल सकते हैं समुद्र की तरफ से। आप बॉर्डर पे तैनात हैं, आप हवा में तैनात हैं, पर सी की तरफ से तो आप तैयार नहीं है कोई फ्रंट खोलने के लिए। तो नौसेना बहुत कुछ कर सकती है, पर जो कुछ होगा तीनों के तालमेल में होगा। ये नहीं होगा कि नौसेना अपना कर रहा है, वायुसेना अपना कर रही है, थल सेना अपनी कर रही है। तो ये जैसे जनरल शुक्ला ने कहा और एम्बेसडर वोरा ने कहा, उनकी है इनसिक्योरिटी ऑफ इंस्टेबिलिटी, कि वो क्या करेंगे हम कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ वो जब पैनिक होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। एस्केलेटरी लैडर जिसका एयर मार्शल ने जिक्र किया, हमारे हाथ में रहेगा कि नहीं, उसका हमको ध्यान रखना है। हमें एंड स्टेट क्या चाहिए? लड़ाई तो हम कर लेंगे, युद्ध कर लेंगे, पर चाहते क्या है उसके बाद, वो जरूरी है। जैसे यहाँ आया, तो ये सब टाइम लगेगा ये सोचने में। तो ये 12 दिन 13 दिन इज जस्ट अ नंबर, इट मीन्स नथिंग। इट इज वी आर द बिगर फोर्स। हम ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं। हम जब जाएंगे अपने टाइम पे जाएंगे, अपने तरीके से जाएंगे, और कब कहाँ और कैसे करना है वो हम डिसाइड करेंगे। वो नहीं भी हमारा होगा, तरीका भी हमारा होगा। पर राजकुमार का कोट किया था इन्होंने थोड़ी देर पहले। इतना कहना चाह रहे थे मैम, जो लोग यहाँ बैठे हैं, चाणक्य ने ये कहा है कि बदला अपने दिल को खुश करने के लिए नहीं लिया जाता। आप बदला लेते हैं कि वो घटना जिसका आप बदला ले रहे हैं वो दोबारा कभी ना हो, यानी हमेशा के लिए उसको खत्म कर दीजिए। और फिर आपने जिक्र किया माय फेवरेट एक्टर राजकुमार,
मारेंगे तो हम तुमको जानी, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। लेफ्टिनेंट शुक्ला, एक हमें जो सवाल आता है मन में, जो बहुत सारे यहाँ पर युवा थे जो शो शुरू होने से पहले भी पूछ रहे थे, वो आई जस्ट पुट इट अक्रॉस टू यू, कि जब हमें पता है कि पाकिस्तान की सेना हमारे सामने कहीं नहीं ठहरती, आर्थिक रूप से वो कमजोर है, पॉलिटिकल यूनिटी हमारे साथ है, कश्मीर का आवाम भी हमारे साथ थे इस हमले के बाद जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं वो, तो उसके और जब हम इस तरह की रिपोर्ट सुनते हैं कि उनके पास इतना गोला बारूद नहीं है कि 4 दिन भी सस्टेन कर सकें, तो फिर क्यों नहीं एक बार में सबक सिखा देते? सिखाएंगे ना, सिखाएंगे। शी इज गुड, यू वेरी गुड। ये मौका है, जैसे मैंने कहा, इस बार उन्होंने इतनी नीच हरकत की है कि हम उनको अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। देखिए, और तभी तो वो बिलक रहे हैं। और देखिए, मैं आपको सामरिक कला के दृष्टिकोण से 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। वोरा साहब ने कोट किया राजकुमार को और चाणक्य को। देखिए, चाणक्य ने सालों पहले क्या कहा था, और सिंस इज अ यंग ऑडियंस यू मस्ट हियर दिस। ही सेड, अगर शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे, अगर शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे। कह क्या रहे थे वो? ये कह रहे थे कि इफ़ योर फॉरेन पॉलिसी इज मस्कुलर, योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फोर्स मस्ट ऑलवेज बी इन द हाईएस्ट स्टेट ऑफ रेडीनेस। अगर आपकी विदेश नीति प्रबल और शक्तिपूर्ण है तो जो आपका सैन्य तंत्र है वो मजबूत होना चाहिए, हमेशा तैयार होना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए, जो हमारी जो आकांक्षा है विकसित भारत की, ये जो अमृत काल का दौर है, ये आसान नहीं होगा। ये तो एक बम्प है, शुरुआत है। कई ऐसी चुनौतियाँ आएंगी। पाकिस्तान इज मियर पेस्ट, द थ्रेट्स आर एल्सवेयर, चाइना, इंडियन ओशन रीजन। तो हमको अपने विदेश नीति के साथ जो अपने सैन्य तंत्र है उसको मजबूत करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टेप अप आवर गेम इन नेशनल सिक्योरिटी। एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये परमाणु युद्ध के बारे में बड़ी बातें हो रही। परमाणु युद्ध, अगला हमारा सवाल वही था कि बार-बार आके उसका जवाब दे दूं? बिल्कुल, जवाब दीजिए। तो परमाणु युद्ध का यथार्थ क्या है, सच्चाई क्या है? देखिए, भारत और पाकिस्तान जो हैं, दोनों परमाणु सैन्य शक्ति हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। वी बोथ हैव, जिसे कहते हैं, ऑपरेशनलाइज्ड आवर न्यूक्लियर डेटरेंट्स। परंतु पाकिस्तान का ये जो है ना, इस्तेमाल का झांसा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्कूल बॉय ब्लफ, स्कूल बच्चे की तरह जो झांसा देता है, वो झांसा क्या है? देखिए, कोई परमाणु शक्ति का ये रैशनल नहीं हो सकता। परमाणु जो अस्त्र हैं उनका इस्तेमाल कब होता है? जब आप का अस्तित्व खतरे में हो, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। यहाँ ये थोड़ी ना युद्ध शुरू नहीं हुआ और ये न्यूक्लियर करने लगते हैं। तो न्यूक्लियर रेड लाइंस हैं, बट ये जो न्यूक्लियर रेड लाइंस हैं, ये क्या हैं, इसका आकलन कौन करेगा? हम, जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, उसका काम ही है ये करना। डोंट फॉल इनटू दिस बोगी। बार बार ये टेरर अटैक करते हैं, फिर 2 नीडल कर देते हैं इंडिया में डिबेट्स में, इस तरह की डिबेट्स में न्यूक्लियर्स और वेस्टर्न एनालिस्ट आ जाएंगे। दूसरा, इंटेलिजेंस फेलियर। ये समय नहीं है इन बातों का, ये समय है शक्ति प्रदर्शन का। जैसे मैंने कहा, मेरे को तो कोई शक नहीं है कि इस बार जो शक्ति प्रदर्शन होगा वो जबरदस्त होगा। और पाकिस्तान को हमेशा के लिए, मैंने कहा, मकसद क्या है? उनके स्मृति चिन्ह से, फ्रॉम देयर माइंड स्पेस, टेक आउट दिस नोशन दैट दे कैन यूज टेरर एज अ टूल ऑफ स्टेट। बहुत खूबसूरत। लेकिन एक फेल्ड स्टेट दीपक सर, जहां का जनरल जो है वो मौलाना की तरह से बयान देता है। वो तो है ही मौलाना, तो मौलाना नहीं, मुल्ला। और आगे भी बता दो तो मैड मुल्ला मुनीर, पागल है। हाँ। जेंटलमैन जनरल तो वो कतई नहीं है। तो ऐसे में एक फेल्ड स्टेट के अंदर जब इस तरह की न्यूक्लियर थ्रेट बार बार दी जाती है, तो उनको कितना सीरियसली लेना चाहिए? सर ने कहा कि तो सिर्फ ब्लफ है उसका। 100% ब्लफ है मैम। एक ही बार तो हमारी जिंदगी में, हमारी इस धरती पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जापान पे फेंका था, नागासाकी, हिरोशिमा। मैं तो रहा हूँ उस एरिया, मैंने देखा है क्या बर्बादी वहाँ पे होती है। अमेरिका ने किया था। बाकी सब धमकियाँ देते हैं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दम इनमें नहीं है करने का, क्योंकि उनको मालूम है हमारा देश बहुत बड़ा है मैम, हमारे पास वो गहराई है जो इनके पास नहीं है। ये अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे। अगर जनरल साहब की फौज पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दे तो फिर ये ऊपर भाग जाएंगे अफगानिस्तान की तरफ और कहेंगे अब हम यहाँ पे इससे लड़ेंगे। अब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक डेथ बन चुका है। क्योंकि देख लीजिए जितने उनके पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ उनका पंगा है, ईरान के साथ उनका पंगा है,
अपने देश में, हमारे में कहते हैं कि आप 2 फ्रंट वॉर लड़ेंगे, वो तो 5 फ्रंट वॉर लड़ रहा है। वो बलूचिस्तान में लड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में लड़ रहा है, चोलिस्तान में लड़ रहा है, अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है, ईरान के साथ लड़ रहा है, फिर मेरे से कहाँ से लड़ेगा, ये वो समझ जाए। मैम इतना कहता हूँ आप सबके लिए, मेरा परिवार जो है, माई फादर इज़ फ्रॉम गजनी, हम लोग पठान हैं बट सनातनी पठान, तो इतना आपको बता देता हूँ कि एक चेतावनी मेरी तरफ से उनको दे दीजिएगा कि भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, शेर के दांत से और पठान के गुस्से से। हमारे साथ कुछ ऑडियंस भी है, सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी, सबका नंबर लाने की कोशिश मैं करूंगी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब से पाकिस्तान हमसे अलग हुआ है तब से उसने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दी है। 1947 वॉर, 1965, 1971, 1999, 2001 पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम अटैक, 2009 मुंबई अटैक, उरी अटैक, पुलवामा अटैक और पहलगाम। तो सर हमारा देश कब तक ये सहता रहेगा? हम जानते हैं कि जंग किसी भी कंट्री के लिए एक लास्ट ऑप्शन होता है, बट जंग लड़ती फौज है पर सफर पूरा देश करता है। इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल बैकवर्डनेस, पर सर आज की डेट में हिंदुस्तान में वो कैपेबिलिटी है, वो शक्ति है कि हम क्राइसिस से उभर सकें, पर अब इतनी शक्ति नहीं बची कि हम हर दूसरे दिन अखबार में अपने किसी शहीद फौजी भाई की फोटो देखें। मैं भी फौजी का बेटा हूं सर, दिल बहुत जलता है, अच्छा हमारा प्रश्न खून पूछा खोलता है। आपने। कब ये बंद होगा सब? यस सर, थैंक यू। और मैं पाकिस्तान से कहना चाहूंगा, ना दूध देंगे ना खीर देंगे, कश्मीर पर नजर डाली तो पाकिस्तान चीर देंगे। थैंक यू। उंगली करोगे हाथ चढ़ा देंगे, अपने देश की सीमाएं लाहौर तक बढ़ा देंगे। वो तो बड़प्पन है मोदी जी का, जो भी तक शांत हैं। हम जैसे सन की देशभक्त सत्ता में होते तो कुछ घंटों के लिए बॉर्डर से एलओसी की तारें हटा देते, कसम हिंदुस्तान की, शाम तक पाकिस्तान मिटा देते। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये आपने प्रश्न पूछा है या सर एक तरह से उनको धमकी दी। उम्मीद है कि जोश आए है सर। उम्मीद है कि वो भी यही कार्यक्रम देख रहे होंगे। बेटा ये चीजें जो होती हैं, अगर आप इतना बड़ा नुकसान उनको करना चाहते हो तो सोच समझ के, यही चाणक्य ने भी कहा था, अंग्रेजी में है रिवेंज इज अ डिश बेस्ट सर्व कोल्ड। जब ठंडा हो जाए उस वक्त मारिएगा। आप लोगों ने ये नारा तो सुना है, और ये मैं, क्योंकि मैं विशेष सलाहकार हूँ, कुछ देशों में बताता हूँ, आपने सुना है ना, मोदी है तो मुमकिन है। सुना कि नहीं आप लोगों ने? ये अब एक नारा हम और दे रहे हैं, नरेंद्र है तो निश्चित है। लेफ्टिनेंट जनरल आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, जो बहुत ही अच्छा सवाल था, तो पाकिस्तान का जो सामरिक दृष्टिकोण है, उसका जो इतिहास, उस पर ज़रा बड़ी ब्रीफली 2 मिनट में नज़र डालेंगे। देखिए पहले ये क्या सोचते थे, 1962 उस दौर में ये सोचते थे कि साहब देखिए हम जिहादी भेजेंगे, लोकल अपराइजिंग होगा कश्मीर में और फिर हम फौज भेज देंगे। तो उन्होंने अखनूर और छम की सरहदें पे उस टाइम आक्रमण किया। फिर हमने जो अपनी कन्वेंशनल कैपेसिटीज़ है उनको मजबूत किया। एक समय ये आया 1980-1990 में, जनरल सुंदर जी के दौर में एक बड़ी विशाल एक्सरसाइज हुई ब्रास टैक्स, और हमने उनको बताया कि हुजूर अगर हमने पश्चिम की ओर अपनी मैकेनाइज फॉर्मेशंस को व्हील किया तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 हिस्से तो हो चुके थे और हिस्से हो जाएंगे। उस समय उनके जो एक जनरल थे मिर्ज़ा असलम बेग, उन्होंने एक बड़ी मरी सी एक्सरसाइज की, ज़रबे मोमीन, बट उसके फलस्वरूप उन्होंने ये देख लिया कि भाई कन्वेंशनली हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो चले गए इस टेरर के दौर में। और क्या झांसा क्या था? न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर बोगी करते रहो, कन्वेंशनल से झेलने की हिम्मत नहीं है, बीच में टेरर का खेल खेलते रहो। अब ये जो टेरर का खेल है उसको अंत करने का मौका आ गया। और देखिए आपको ज़्यादा निराशा नहीं होनी चाहिए, ये जो खेल खेल रहे हैं आतंक का, ये खेलते खेलते इनकी इकॉनमी क्या है? $0.38 ट्रिलियन। आपकी क्या है? $4 ट्रिलियन। साहब ब्लॉकेड की बात कर रहे थे, ज़रूरत ही नहीं है। इनके फॉरेक्स रिजर्व्स क्या हैं? $6 बिलियन। आपके क्या हैं? $700 बिलियन। तो शक्तिशाली बनना है या इनकी तरह अपना समय बर्बाद करना है? अभी शक्तिशाली बनना है। और जब अब चुनौती आई है तो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, इस बार शक्ति प्रदर्शन भी होगा। तो समझ बूझ और शक्ति, उनका समन्वय। आज मैम इतना बता, आज 4 मई की तारीख है, 9 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मीटिंग होने वाली है। 7 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, डॉलर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रूव किए थे। उसकी अगली कड़ी 1 बिलियन की, वो 9 मई को अप्रूव करेंगे। और अगर पाकिस्तान सोचता है कि अप्रूव करेंगे, मुंगेरी लाल के सपने बड़े मीठे हैं। ये मैं एक चीज कहना चाहूँगा। जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। हाँ, जो इन्होंने पूछा था, एक बेटा बड़ी अच्छी चीज़ है उनके देश में, जो वो नरेटिव बेचते हैं लोगों को। सारे युद्ध हारे हैं, 48 से लेके 65, 71, कारगिल, बट जो नरेटिव देते हैं अपने देश में अपनी जनता को, उसमें वो माहिर हैं।
वो 93,000 जो उनके प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए गए, जिनको भारत ने कुछ साल रखा और जो सरेंडर करके हैं, उनकी किताबों में, उनकी हिस्ट्री में उसका कहीं जिक्र नहीं है। उनके यहाँ के देश का टुकड़ा हो गया, विभाजन हो गया, ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया, उसका कहीं वो नहीं। तो समहाउ वहाँ के लोगों को उन्होंने इस तरह से इतने सालों से, पिछले 70-75 साल से ऐसा नैरेटिव बुन बुन के दे रहे हैं उनकी किताबों में, उनके मीडिया में, उनके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कि हर कॉमन आदमी वहाँ सोचता है कि हमारे देश का एक ही रखवाला है, वो हमारी फ़ौज है। एंड दूसरा मुद्दा ये है कि उनकी जो फ़ौज है वो हर चीज़ में इन्वॉल्व है उनके देश में। वो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो सीमेंट की फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, वो रियल एस्टेट में हैं, वो इंडस्ट्रीज़ में हैं, वो एक्सपोर्ट्स में हैं, आर्मी कंट्रोल थिंग्स। तो उनके हर चीज़ में बिजनेस इंटरेस्ट हैं आर्म फोर्सेस के, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट करते हैं पूरे कंट्री को। अभी जैसे आपने सुना होगा कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ISI चीफ को NSA बना दिया। अब जो एक छोटी मोटी पॉलिटिकल सेम्बलेंस बची थी देश की, वो भी हटा दी। तो अब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और जो जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में है, उसके जो बीच की दूरी है वो भी खत्म कर दी। तो ये चीज वहां की जनता को नहीं समझ आएगी और उसका वो फायदा उठाते हैं। सर, एक सवाल अब आपसे है, क्योंकि एक हमने जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी मिसाइलों की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार एक वे आउट वो भी हो सकता है? सी, मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी हैं, उनके पास भी हैं, लेकिन सर हमारी मिसाइल्स और उनकी मिसाइल्स में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। सी, 2019 से जब लास्ट बालाकोट हुआ, हम बहुत आगे आ गए हैं। व्यूअर्स के लिए और जो यहाँ ऑडियंस बैठी है उनके लिए, हमारे पास उस टाइम पे एक और चीज़ जानने वाली है कि अमेरिका ने F-16 इनको बेचे हैं जी पाकिस्तान को, और उसके साथ जो हथियार बेचे हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई थी कि आप इनको किसी दूसरे देश के अगेंस्ट प्रयोग नहीं करेंगे। बट जब अभिनंदन का केस हुआ, अब अभिनंदन के MiG-21 ने R-73 वेपन से उनका एक F-16 गिराया, बट जो मैंने आपसे नैरेटिव कहा वो उनके यहाँ कहीं नहीं आया। और वो जो उन्होंने एमरैम फायर की हमारे ऊपर, उसके एक टुकड़े आके बॉर्डर पे मिले रजौरी के पास। वो अगले दिन वायुसेना ने लाके दिल्ली में साउथ ब्लॉक में पूरी दुनिया को दिखाए कि पाकिस्तान को ये वेपन यूज़ करने की अनुमति नहीं है, वो ये यूज़ किए। बट ये देखिए, मतलब हाउ दे ब्यूटिफुली वेब द नैरेटिव। ना तो उनके कहीं पे भी आया कि ये F-16 हुआ, ना कभी अमेरिका ने उनको बोला कि आपने ये हथियार क्यों यूज़ किया। तो बात खत्म हो गई। सो वी आर वे अहेड। वी हैव नाउ गॉट रफेल्स, वी हैव गॉट इंडियन मेड। हमारे पास LC हैं, अपने भारत के बने निर्मित, अब ऑपरेशनल हैं, उस टाइम पे नहीं थे। हमारे पास एयर टू एयर वेपन्स आ गए हैं, S-400 मिसाइल्स आ गई हैं, और हमारी अपनी आकाश और जो मिसाइल्स अपनी DRDO की बनी हुई हैं वो ऑपरेशनलाइज हो गई हैं। तो हमारे को अगर युद्ध होता है तो बहुत एडवांटेज है, क्योंकि हमारी ये सारी प्रोडक्शन इंटरनल है। तो वो चीन के एयरक्राफ्ट पे बहुत भरोसा कर रहा है। दूसरा, चीन ने J-10 और JF-17 दिए। अब आप चीन का देखिए, जो JF-17 जहाज है उनके यहाँ पे FC-1 बोलते हैं। चीन में उस जहाज को वो अपने यहाँ नहीं उड़ाते उसको। चीन वो अपने देश में जहाज नहीं उड़ाता। चीन ने एक कामरा, पाकिस्तान एरोनॉटिकल सेंटर है कामरा में, वहाँ पे एक फैक्ट्री लगाई है। तो चेंगदू की ये जो कंपनी है जो ये जहाज बनाती है, उन्होंने वो पाकिस्तान में जहाज बनाने स्टार्ट किया। ये जहाज लो कॉस्ट हैं, जो कि इन्होंने म्यांमार, नाइजीरिया और देशों को बेचने के लिए पाकिस्तान से स्टार्ट किया। ये ऑपरेशनली आज तक कहीं नहीं यूज़ किए। जो J-10 हैं वो तो जो चीनी हथियार हैं आज तक दुनिया में कहीं प्रयोग नहीं किए। तो कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट से चीन के मन में डर होगा कि जो हमारे वेपन्स हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारे इक्विपमेंट हैं, वो पहली बारी यूज़ होंगे। और उसकी जो क्षमता है वो ये है, असलियत जो है वो बाहर निकल के ना आए, कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर होगा। सर, तो हमारे पास एयरक्राफ्ट जो है वो रफेल हैं, सुखोई हैं, मिराज हैं, और यहाँ पर चीन को देखिए कि F-16 है जिसका कंट्रोल अमेरिका के पास रखा हुआ है, और चीन का जहाज तो यूज ही नहीं हुआ है। कुछ और ऑडियंस के सवाल हम लेते हैं। अच्छा, चलिए आप लीजिए। अब मैं पीछे आऊंगी क्योंकि ऐसा ना हो कि बैक बेंचर्स को मौका नहीं मिले। मैं जनरल साहब से पूछना चाहता हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, ये जब दो देशों के बीच में वार होता है तो डिफेंसिव मोड से अटैकिंग मोड में आने के लिए काफ़ी तजवीज़ बनानी पड़ती है। तीनों सेनाओं का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, रिहर्सल होती है, तैयारियाँ होती हैं। तो अब हमको नहीं चाहिए कि मतलब जो हम बांग्लादेश की तर्ज पे बलूच आर्मी या तालिबान का खुलकर सपोर्ट करें, ताकि वो भयंकर गृह युद्ध में फंसे। तब हमको जो है कम से कम क्षति होकर के दुश्मन को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान दुश्मन के पहुंचा टुकड़े करवाने आपको। ठीक। उन्होंने
इन्होंने बड़ी समझदारी की बात की, जो आपसी तालमेल की आपने बात की ना, तीनों सेनाओं के बीच वगैरह। अब देखिए, पहली बार अगर ये युद्ध में तब्दील होता है और ये जैसे कहते हैं सैन्य कार्रवाई शुरू होती है, तो ये सैन्य कार्रवाई इस बार ये पहली मर्तबा होगी जो CDS के अधीन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अब देखिए, जो पुराने पहले युद्ध हुए थे उसमें बड़ा समय लगता था, तीनों सर्विसेज अपने इन सर्विस ऑप्शंस डेवलप करते थे कि भाई मैं ज़मीन पे करूँगा, समुद्र पे होगा। अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं अनिल चौहान इंटीग्रेटेड ऑप्शंस डेवलप करेंगे, तो उससे जो हमारी प्लानिंग है उसमें मजबूती आएगी। और ये 10-12 दिन से हो क्या रहा है, प्रिपरेशन ऑफ बैटल स्पेस, इंटेलिजेंस, ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ फोर्सेस, ये दोनों तरफ। और देखिए, एक और चीज़, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी जो सैन्य शक्ति है पाकिस्तान से कहीं गुणा ज़्यादा है, बट किसी भी फौजी को ये बताया जाता है नेवर डिसरिस्पेक्ट योर एडवर्सरी, कभी भी नहीं, बिकॉज दैट विल नॉट बी वाइज। तो एक नपा तुला आकलन किया जा रहा होगा कि भाई हमारी क्या, हम किस क्षेत्र में प्रबल हैं, पाकिस्तान की कमज़ोरियाँ क्या हैं, और फिर खेल खेला जाएगा। तो जो आपने कहा CDS की बड़ी अहम जिम्मेवारी है। जो दूसरी बातें आपने कहीं बलूचिस्तान वगैरह की, वो तो हो ही रही होंगी। देखिए, मेरे को तो आसिम मुनीर की दानिशमंदी, विवेक समझ ही में नहीं आता है। उन्होंने अपने तकरीर में कहा बलूचिस्तान के सिर्फ 1500 आतंकवादी हैं। साहब, बलूचिस्तान का इतिहास तो सदियों पुराना है। आपकी शुरुआत 1947 में हुई। बलूचिस्तान का आप आकार लें, इट इज़ लार्जर देन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनवा, POK पुट टुगेदर। वो इस तरह से बिखर रहे हैं। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि POK लेने की ज़रूरत नहीं है, POK तो अपने आप ही लुढ़कता आ जाएगा। सो दे शुड फोकस ऑन देयर स्टफ एंड वी शुड फोकस ऑन आर्स। एक चीज़ मैं अंत में ये कहना चाहूँगा, 1971 के बाद जब बांग्लादेश का जन्म हुआ और जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में विभाजित हुआ, तो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा था that we have buried the two nation theory in the Bay of Bengal. इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन we will bury the two nation theory this time in the Arabian Sea. एक सवाल जी, पूछिए आवाज आ रही है। मेरा सवाल है माननीय डिप्लोमेट साहब से कि साहब आप मुझे एक चीज़ बताइए, हम युद्ध की बात कर रहे हैं, चाइना के पास इतने हथियार हैं, पाकिस्तान के पास इतने हथियार हैं, तो हमारी ऐसी क्या कूटनीति है, क्या हमारा फेलियर है कि इनके पास वो हथियार टर्की से भी जा रहे हैं, चाइना से भी आ रहे हैं, तो हमारी कूटनीति कहाँ तक सफल हो रही है? 101% सफल हुई है। 193 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, 190 उनमें इनकी बात नहीं सुनते हैं, बेवकूफ़ चीन जैसे। और वो अर्ध दरबान, क्या नाम है सर उसका, वो टर्की वाला, आधा दरबान ऐसा ही कुछ नाम है उसका, अर्ध दरबान, अच्छा जो भी है उसका नाम, वो कर रहा है और कुछ नहीं। सर, बेसिक इशू बेटा मैं आपको बताता हूँ। इस्लामिक समुदाय का नेता कौन है? पाकिस्तान कहता है मेरे पास न्यूक्लियर हथियार है, मैं हूँ। टर्की कहता है जूता मारूंगा, मैं हूँ, ऑटोमान। सऊदी अरेबिया कहते हैं 2 मस्जिद तो मेरे पास है, मैं हूँ। ईरान कहता है टाइगर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। इन्होंने ये भी फैसला नहीं किया और आपस में भिड़ेंगे, आप देखते जाएंगे इसको। अभी जनरल साहब ने, हमारी कूटनीति इतनी सक्सेसफुल है, जो हमने ब्रीफिंग्स किए हैं वो सब भारत के साथ हैं। यहाँ तक कि एक लीडर ने, जिन देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ, अंग्रेजी में उन्होंने मुझसे ये कहा था, इफ़ यू एलिमिनेट पाकिस्तान यू विल डू अ फेवर टू मैनकाइंड। उनको मिटा दोगे, आप इंसानियत पे एहसान करोगे। जनरल साहब अभी बोले थे कि अपने दुश्मन को अंडर एस्टिमेट मत करो, लेकिन ये उसके साथ हम जोड़ देते हैं, जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो उसको बिल्कुल मत रोको। और तो गलती दुश्मन ने ऐसी कर दी है कि जो से भारी पड़ेगी। सर आप, क्योंकि वक्त कम है, छोटा नहीं, मैं ये कह रहा था कि आपने कहा टर्की के बारे में और चाइना के बारे में, इन्होंने भी निंदा नहीं की है कि भारत क्या कर रहा है, इन्होंने बस कुछ कहा नहीं है। तो ये नहीं कि इनका सपोर्ट पूरा है, ये भी देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या सोच रहा है और फिर वो स्टेप लेंगे। हथियार हमारे पास भी हैं, चिंता ना करिए, फौज पर भी भरोसा रखिए, अपनी कूटनीति पर भी और अपनी सरकार पर भी। ये एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि इस बार हमला भारत और भारतीयता पे हुआ है, हमारे सेकुलरिज्म पे हुआ है, और इसीलिए इस बार जवाब ऐसा होगा कि आतंक के आका और कल्पना से परे होगा हमारा जवाब, जो उन्हें पिंच करेगा। कब होगा इसके लिए सभी इंतजार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार आपको भी करना होगा। यहां आप सभी हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।